एक 10 साल पुराना अनसॉल्व केस 2015 में क्राइम ब्रांच ने अपने हाथों में लिया। केस था एक 15 साल के गुमशुदा लड़के महेश सिंह का और फरार संदिग्ध नसीम कुरैशी का। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? क्या एक लंबे इंतजार के बाद इस केस को एक समापन मिलने वाला था? कि नसीम महेश के गायब होने की वजह से वाकिफ था और पूरे चांसेस हैं कि नसीम के कारखाने का कोई ना कोई आदमी इसमें शामिल है। सर, अगर ऐसा है तो एक ज़बरदस्त फील्डिंग लगाते हैं इस फारूक, सुलेमान और रियाज पर। कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई लीड मिलेगी। लीड हमें नसीम के मिलने पर ही मिलेगी, अगर वो जिंदा है तो। राजन, नसीम को ढूंढना शुरू करो, लेकिन उसके कारखाने के किसी आदमी को हाथ मत लगा दो। ये काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए सर। और नसीम की फोटो नेशनल डेटाबेस पे भी डालो। 10 साल पुरानी सही, लेकिन अंदाजे के लिए काफी है। सर, एक सही सुराग मिला ना राजन, फिर देखना ये 10 साल पुराना अनसॉल्व केस कैसे सॉल्व होता है। ये 10 साल पुराना फ़ोटो है। शक्ल थोड़ी बहुत बदली होगी और हो सकता है बंदे ने छुपने के लिए अपना हुलिया बदला हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग ही सकता है। अपने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिव करो, आसपास के सभी स्टेट्स में ये फ़ोटो घुमाओ। अगर ये आदमी ज़िंदा है तो मुझे इसके ठिकाने की खबर चाहिए, और अगर मारा जा चुका है तो इसको ठिकाने लगाने वाले की। अंडरस्टैंड? यस। लीजिए ना भाभी जी, आप तो कुछ भी नहीं खा रही हैं। लीजिए। ये है हमारी मीना। भाई सुभाष जी, हमको तो मीना पसंद है, और हमारे राजेश ने तो मीना का फोटो देखकर पहले ही हाँ कह दिया था। ये तो बहुत ही खुशी की बात है सूर्यकांत जी, हमको भी राजेश पसंद है। तो फिर पंडित जी से कहकर तारीख तय करवा लेते हैं ना। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। नमस्कार। सुभाष जी, पहले झिझक हो रही थी, दुविधा में थे। अब सोचा बात को छेड़ना चाहिए या नहीं। कौन सी बात सूर्यकांत जी? आपके बेटे की, उसके बारे में सुना हमने, बहुत दुख हुआ सुन के। अब आपकी जगह में रखकर सोचूं भी तो दिल कांप जाता है। 10 साल आपने कैसे सहन किए हैं ये दुख? अब तो दिन, महीना, साल ये सब गिनना ही छोड़ दिए हम। शुरू में ऐसा लगा था जैसे कोई अंधा बूढ़ा आदमी बीच रास्ते में अपना लाठी खो दिया हो। उसका नाम याद आते ही आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन अब तो समय के साथ वो भी सूख गया। अब तो बस यही सोचते हैं कि हमसे दूर है तो दूर ही सही, जहां भी हो खुश हो, आबाद हो। महेश की माई आज भी शाम को जब भगवान का दिया जलाती है तो यही प्रार्थना करती है कि वो घर लौट आए, उसका कोई समाचार आ जाए, पता चले कि कहाँ है, कैसे है। लेकिन क्या करेंगे, आज अगर यहाँ वो रहता तो बहुत ही खुश होता। शादी की सारी तैयारी वही करता। सूर्यकांत जी, 15 साल की अवस्था से वो अपने बारे में कम और अपनों के बारे में ज़्यादा सोचता था। हमारे बारे में, अपने माई के बारे में, मीना की पढ़ाई लिखाई, उसके शादी ब्याह। पता नहीं भगवान ने नसीब में और कौन सा मोड़ लिखा है। हम तो यही सोचते हैं कि नसीब ने ही महज से हमको मिलाया था और नसीब ने ही छीन भी लिया। कभी ऊपर वाले की कृपा होगी तो नसीब ही मिला भी देगा।
कह रही थी ना तुझे कौन किताब लेनी है। आज से जो भी किताब कलम लेना हो हमसे कह देना। बाबूजी को हर बात के लिए परेशान मत करना, ठीक है? जी सर, हीना ग्रिल वर्क्स का करंट अकाउंट पिछले 15 सालों से हमारे ही बैंक में। हमें पिछले 10 सालों के ट्रांजैक्शन का ब्यौरा चाहिए। ये पार्टनरशिप अकाउंट है ना? यस सर, लेकिन दोनों में से कोई एक पार्टनर ही इसे ऑपरेट कर सकता है। आमतौर पर मिस्टर फारूक सिद्दीकी इसे ऑपरेट करते हैं। हम जानते हैं कि पिछले 10 सालों से मिस्टर नसीम कुरैशी गायब है। पिछले 10 सालों में इस अकाउंट से कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुए? मेरा मतलब किसी पर्टिकुलर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हों या फिर किसी एटीएम या बैंक से पैसे विड्रॉ किए जा रहे हों? जी सर, आपके कहने पर मैंने चेक किया था। मिस्टर नसीम कुरैशी का पर्सनल अकाउंट तो डोरमेंट हो चुका है और उनके करंट अकाउंट से पैसे उनकी वाइफ तहसीन कुरैशी के अकाउंट में ही क्रेडिट होते हैं। आई गेस मिस्टर फारूक सिद्दीकी उनके पार्टनर की वाइफ को प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं। ये तहसीन कुरैशी का सेविंग अकाउंट भी आप ही के बैंक में है ना? जी। क्या उस अकाउंट से किसी पर्टिकुलर अकाउंट में फ्रीक्वेंटली पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? आप समझ सकते हैं मेरे लिए ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। आप चाहें तो मैं पिछले 3 साल के स्टेटमेंट्स की कॉपीज आपको दे सकता हूँ, बट उसके पहले के स्टेटमेंट्स अरेंज करवाने के लिए मुझे एटलीस्ट 1 वीक का टाइम चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अरेंज कीजिए। अम्मी चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर, फारूक और तहसीन दोनों के बैंक ट्रांजैक्शन मैंने स्कैन किए हैं। ऐसा देख के लगता नहीं है कि इतने सालों में इनमें से किसी ने भी नसीम को पैसे भेजे हों। हो सकता है ट्रांजैक्शन कैश में होता हो। सर, लेकिन ये नसीम एक छोटा सा व्यापारी था। अगर ये मान भी लें कि वो पुलिस की क्वेश्चनिंग के डर से शहर छोड़ के भाग गया, फिर भी एक आम आदमी के लिए कैसे पॉसिबल है अपने परिवार से 10 साल तक दूर रह पाना? इतने सालों में ना तो वो घर लौटा, ना ही अपनी बीवी या बेटी को कॉन्टैक्ट किया। फारूक और तहसीन के फ़ोन रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं मिला है। इस केस का कोई एंगल ही समझ में नहीं आ रहा सर। राजन, आज हम उसी सिचुएशन में हैं जहां 10 साल पहले कोई और पुलिस टीम रही होगी। आज हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 साल पहले अगर ये इन्वेस्टिगेशन 4 कदम भी आगे बढ़ी होती तो ये केस उसी वक्त सॉल्व हो गया होता। इस बार हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर, अगर ये फारूक, रियाज और सुलेमान को उठा लें और थोड़ी सख्ती से पूछताछ करें तो? मुझे लगता नहीं वो लोग कुछ उगलेंगे, क्योंकि केस की शुरुआती 2-2.5 महीने में उनसे 20 बार पूछताछ हुई है और वो लोग टस से मस नहीं हुए। और अब तो उन्हें पता है कि ये केस ठंडा पड़ चुका है। हमें सिर्फ नसीम पर ही फोकस करना चाहिए। नसीम के जरिए ही हमें महेश की कोई खबर मिल सकती है। राजन, ये केस सब्र की आजमाइश का है। इस बार इंतज़ार ख़त्म होगा, लेकिन हमारा सब्र और हमारी कोशिश नहीं। हम इस केस को क्लोजर दे के रहेंगे। महेश का गायब होना और नसीम का फरार होना, इन दोनों वारदातों की वजह अब भी रहस्य बनी हुई थी। लेकिन सच भी पानी की तरह होता है, अपना रास्ता निकाल ही लेता है। बहुत जल्द एक छोटी सी लेकिन अहम खबर 10 साल पहले हुए जुर्म से पर्दा उठाने वाली थी। हेलो हेलो, क्राइम ब्रांच थाना? हाँ जी, बोलिए। सब इंस्पेक्टर राजन बापट साहब से बात हो सकती है क्या? हाँ, मैं राजन बात कर रहा हूँ, बोलिए। सलाम सर। सर, मैं भदोही से बोल रहा हूँ, शाहबुद्दीन आलम। सर, मुखबिर हूँ, टिप देना काम है अपना। हाँ शाहबुद्दीन, बोलो, क्या टिप है? सर, अपने पास एक फोटो आया था नसीम कुरैशी का। 1 महीने पहले दिल्ली में अपने एक पार्टनर ने दिया था। हाँ, हमने ही फोटो घुमाई थी उसकी। तुमने देखा नसीम कुरैशी को? शायद देखा है सर। शायद देखा मतलब सर, अब गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता कि वो बंदा नसीम कुरैशी ही था, लेकिन सर यहाँ भदोही के पास एक गांव है शनाबाद टेकरी, वहाँ अगले महीने ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं। उसमें कैंडिडेट है माजिद शेख। उसकी शक्ल सर देखी तो दिमाग में कुछ ठनका। ये जो माजिद शेख है ना, इसकी शक्ल आपके नसीम कुरैशी से काफ़ी हद तक मिलती है। मतलब सर, अगर चेहरे की झुर्रियाँ और बालों की सफ़ेदी और दाढ़ी हटा दे तो दोनों भाई लगेंगे बिल्कुल। इस हद तक शक्ल मिलती है माजिद और नसीम की? मिलती तो है सर, अब हद आप तय कर लो। लेकिन मैं बोलूंगा सर, डाउट करना बनता है। तेरे पास फोटो है उसका? फोटो तो नहीं है सर, पर पूरे शानाबाद में पोस्टर चिपके हुए हैं उसके। मैं फोटो खींच के आपके फ़ोन पे भेज देता हूँ सर। मेरा नंबर नोट कर। जी।
हो सकता है ये दोनों एक ही आदमी, लेकिन दावे से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि दो लोगों की शक्लें एक दूसरे से मिलती हो। सर वैसे मैंने शहाबुद्दीन को माजिद की डिटेल निकालने के लिए कहा है। राजन, ये बहुत सही मौका है। 10 साल बाद हाथ लगा है। हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हम खुद सनाबाद टेकरी जाएंगे। वालेकुम सलाम। आप खाने को तो आएंगे ना? कुछ कह नहीं सकते नगमा, कैंपेनिंग का आखिरी हफ्ता है, देर भी हो सकती है। ठीक है, चलिए। सलाम सर, मैं शाहबुद्दीन। आइए। माजिद शेख को इस गांव के लोग बहुत मानते हैं। बंदा 6 साल पहले इस गांव में आके बस गया था। बीबी का नाम है नगमा शेख। दोनों साथ में ही गांव आए थे। लेकिन 6 साल पहले मियाँ बीवी आए कहाँ से थे, किसी को तो पता होगा। सर यही तो गड़बड़ है, बंदे को लोग मानते बहुत हैं लेकिन जानते कम है। अब इससे पहले कहाँ रहता था, क्या काम करता था, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन जब से गाँव में आया है, गाँव वालों की भलाई के लिए बहुत काम करता है। ज़रूरतमंदों को पैसे की मदद भी करता है। और ये पैसे लाता कहाँ से, करता क्या है? खेती सर, फसल से अच्छी कमाई हो जाती है। गांव में एंट्री लेते ही उसने कुछ खेत वेत खरीद लिए थे। मतलब 6 साल पहले जब वो आया था तो उसके पास इतने पैसे थे? जाहिर है सर, होंगे ही। तूने नंबर निकाला उसका? हाँ सर, और मैंने SHO यादव साहब को भी दिया है, शनाबाद टेकरी थाने में। SHO यादव से बात करो और उसे बोलो इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। 50 साल का आदमी और 6 साल का अतीत। नेताजी की तो जिंदगी भी घोटाला लगती है। अजय साहब, माजिद शेख की कॉल रिकॉर्ड चेक किए। शक करने वाली कोई बात सामने नहीं आई। मुंबई तो क्या, महाराष्ट्र के किसी भी बंदे से कोई कांटेक्ट नहीं माजिद का। सिम कार्ड पोस्टपेड है, इसी गांव से खरीदा गया है 6 साल पहले। ये आदमी तो लगता है 6 साल पहले ही इस दुनिया में आया है। वो तो है, माजिद मियाँ की जिंदगी से जुड़ी हर चीज़ 6 साल पहले शुरू हुई। काफ़ी जुगाड़ करके निकलवाया है। माजिद शेख के पंचायती चुनाव का नॉमिनेशन फॉर्म, ID प्रूफ के साथ में। ड्राइविंग लाइसेंस भी 6 साल पुराना है और राशन कार्ड भी 6 साल पुराना है, और दोनों इसी गांव से बनाए गए हैं। इनकम टैक्स स्टेटमेंट तो एज पर रूल 3 साल का ही जमा किया है। इस माजिद की हिस्ट्री के ढेर सारे पन्ने गायब हैं। जो कुछ भी किया है बाल सफ़ेद होने के बाद किया है। बचपन और जवानी तो जैसे जिया ही नहीं। सर ये नसीम जब फरार हुआ था तो उसकी उम्र 40 साल थी और इस बात को 10 साल हो गए। इस माजिद ने भी इस फॉर्म में अपनी उम्र 50 साल मेंशन की है, एग्जैक्टली 50 साल। नसीम 10 साल से कहाँ है किसी को नहीं पता। ये माजिद 6 साल पहले कहाँ था हमें नहीं पता। दोनों की शक्ल मिलती है, उम्र मिलती है। यादव साहब, इतना मेल मिलाप इत्तेफाक नहीं हो सकता। अजय साहब, माजिद पर शक बिल्कुल बनता है, लेकिन वो गांव का इज्जतदार आदमी है, इलेक्शन लड़ रहा है। उसे नसीम साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। यूं ही पकड़ के पूछताछ नहीं कर सकते। हाँ सर, वरना गांव वाले तो बवाल मचा देंगे। और आप तो जानते हैं चुनाव के समय माचिस की मशाल का काम करती है। माजिद के समर्थक इसे विपक्षी साजिश बताकर तोड़फोड़ और नारेबाजी शुरू कर देंगे। अब उसे पुलिस स्टेशन बुला नहीं सकते। घर में घुस के पूछताछ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, हमें बहुत संभल के आगे बढ़ना हो और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी ताकि कोई झुठला ना सके। एक काम करते हैं, अंधेरे में तीर चलाते हैं। अगर निशाने पे लग गया तो ये माजिद ही हमें नसीम तक पहुंचाएगा। माजिद पर शक करने की कई वजह थी, लेकिन शक के इस पिटारे पर ठोस सबूत की मोहर लगनी अभी बाकी थी। माजिद शेख गांव की एक नामी हस्ती था। बिना ठोस सबूत उसे हाथ लगाने से गांव का माहौल बिगड़ सकता था। मामला नाजुक था, लेकिन क्राइम ब्रांच भी इस केस को नतीजे तक पहुंचाने का मन बना चुकी थी। क्राइम ब्रांच ने एक दाव खेला और यह दाव सफल रहा। इंतजार का लंबा दौर खत्म हुआ और सच्चाई सामने आई। चुनाव ना हुआ, सौतन हो गई। सुबह से रात बस यही एक बात, घर पे तो आप दिखते नहीं।
अब चुनाव जीत जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। एक बार बस वोट पड़ जाए, फिर आप ही के लिए वक्त निकालेंगे जान। इसे भी अभी बजना था। अब ये कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। वालेकुम सलाम। कौन जनाब बोल रहे हैं? माजिद साहब मैं अशफाक बोल रहा हूँ, फारूक भाई ने भेजा था। किस लिए? वो कुछ कैश देने थे, घर पे पहुंचा दूं क्या? नहीं नहीं, हम बताते हैं, फोन करते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी। हिल गया पूरी तरह, इसका मतलब तीर निशाने पे लगा है। देखते हैं क्या करता है। फारूक का नंबर तो सर्विलांस पे है ही। अरे आप खाना क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जरूरी काम है, तुम खाना शुरू करो। सर, फारूक के नंबर पे किसी का कॉल आ रहा है। टैपिंग शुरू करो। हाँ बोल। तुम्हें मेरा दूसरा नंबर कैसे मिला? दूसरा कौन सा नंबर नसीम? अरे मेरा नाम मत लिया करो, कितनी बार मना किया तुम्हें? हाँ ठीक है, लेकिन दूसरा कौन सा नंबर? तुम्हें कुछ नहीं पता? इसका मतलब तुमने पैसे नहीं भेजे? नहीं तो मैं तो जब भी तुम्हें पैसे भेजता हूँ तो तुम्हें फ़ोन पे इतला कर देता हूँ। वैसे तुम्हारे पास पैसे लेकर आया कौन था? यार कोई अशफाक था, कह रहा था कि तुमने पैसे भिजवाए हैं। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं भेजा। हो सकता है शायद किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया हो। अरे कोई मजाक क्यों करेगा, वो भी तुम्हारा नाम लेकर? माजिद साहब हैं? जी है तो, फिर आप कौन? आप उनसे कही मैं भाईंदर से आया हूँ, वो अपने आप समझ जाएंगे। जी। फरमाइए क्या बात है? माजिद साहब, बात पुरानी है, 10 साल पुरानी। जानने के लिए आपको हमारे साथ आना होगा। कहाँ आना होगा? कौन है आप लोग? हम कोई तमाशा नहीं चाहते, लेकिन अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम पूरी तैयारी के साथ आए, आपका जुलूस निकाल के ले जाएंगे यहाँ से। बेहतर यही होगा कि चुपचाप हमारे साथ चलिए, मिस्टर नसीम। क्राइम ब्रांच चलो। अब क्या हुआ? हुआ तो 10 साल पहले था, लेकिन पता आज चला है। लेकिन फिक्र मत करो, इस दफा तुम्हें बार बार पुलिस थाने आने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। साल 2005 की उस सुबह महेश अपने घर से निकला था और फिर कभी नहीं लौटा। और अब 2015 में 10 साल के बाद उसके साथ क्या हुआ था, क्या अब ये पता चलने वाला था? माजिद शेख उर्फ नसीम कुरैशी, नाम ठिकाना परिवार सब कुछ छोड़ दिया तुमने, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। अब वक्त आ गया है सच कबूल करने का। मैं ही नसीम कुरैशी। ये तो हम जान ही गए हैं, लेकिन ये नहीं जान पाए कि तुम फरार क्यों हुए थे। नए नाम नई पहचान की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? महेश सिंह के गायब होने के साथ जुड़ी है ना तुम्हारे फरार होने की कहानी। बोलो, क्या किया महेश के साथ? मैंने जो कुछ भी किया वो मैं करना नहीं चाहता था। क्या हुआ नसीम? अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ फारूक, न जाने कब टूट जाऊं।
वो सारी बातें बोल दूं जिसे राज रखने का वादा किया था। हिम्मत रख नसीम। देख, अगर ये राज खुल गया ना तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जानता हूँ फारूक, लेकिन क्या करूं? न चैन से सो पाता हूं, न सोच पाता हूं। चैन सुकून सब छिन गया। महेश का चेहरा मेरे जहन में घूमता रहता है, मुझे सताता है। ऐसा क्या किया तुमने महेश के साथ जो तुम्हारे जहन से जा नहीं रहा था? वो हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ हमें तो उसके बारे में पता तक नहीं था। अब क्या होगा फारूक भाई? और हम लोगों को हिम्मत रखनी होगी। हम कभी भी किसी के सामने इस हादसे के बारे में एक जैसा बयान देंगे, एक जैसा। समझ रहे हो ना मेरी बात? वादा करो, इस हादसे के बारे में कभी भी किसी के आगे कुछ भी नहीं कहेंगे। जी भाईजान, कभी नहीं। वादा। ये सिर्फ एक हादसा था, पर इस हादसे को हम अपनी जिंदगी को बर्बाद होने का मकसद नहीं बना सकते। क्या गलती हुई थी तुम लोगों से? क्या किया था तुमने महेश के साथ? बोलो नसीम कुरैशी। नसीम भाई ने कुछ बताया तो नहीं होगा ना? और फारूक भाई, आपकी इतने सालों से नसीम भाई से बात हो रही थी, आपने हमें बताया भी नहीं। बताकर क्या होता? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर 10 सालों बाद हम लोग यहाँ पर हैं तो सिर्फ नसीम भाई की वजह से। पहले वो फरार हो गए थे और अब वो वापस आ गए। हमने तय किया था कि हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, अपना मुंह नहीं खोलेंगे। सब कुछ सही चल रहा था, तो फिर क्या जरूरत थी नसीम भाई को फरार होने की? और जब चले गए तो वापस क्यों आए इतने सालों बाद? चुप कर। मुझे कुछ आता नहीं, खाली बक 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 बक। और नसीम यहाँ खुद नहीं आया है, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेकर आए उसे। इन सबका जिम्मेदार तू है, साला सन की कहीं का। तेरी वजह से हुआ ये सब। बारह अप्रैल 2005 की उस सुबह को महेश काम पर आया था। उसे आने में देर हो गई थी, इसलिए वो घबरा रहा था। उसे डर था कि सुलेमान फिर से उसे डांट फटकार लगाएगा। लेट लतीफ, कभी बुलाया था मैं तेरे को? माफ करना सुलेमान भाई, वो तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी बुखार है, इसीलिए देरी हो गई। चुप, नौटंकी बाज। अंदर बैठ। महेश उस दिन सुलेमान के साथ डिलीवरी पे गया था। वापी? जी। डिलीवरी निपटाकर जब वो लोग वापस लौट रहे थे तब मुझे एक फोन आया। हेलो नसीम भाई, सुलेमान बोल रहा हूँ। हाँ सुलेमान, डिलीवरी हो गई ठीक से? तू इतना हाफ क्यों रहा है? भाईजान वो बहुत गड़बड़ हो गई भाईजान। क्या हुआ? वो भाईजान मैं गाड़ी मनोर के पास छोड़ा है। क्या कोई एक्सीडेंट कर दिया क्या? नहीं भाईजान, वो अरे वो क्या कर रहा है? सीधी तरह बोलना। अरे किसी पे गाड़ी चढ़ा दी, किसी को मार दिया क्या? क्या किया उस जाहिल ने? अब सोचना यह है कि आगे क्या करना है। वो अभी भी वहीं खड़ा है, बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। गाड़ी को वापस लाना पड़ेगा वरना बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे हम लोग। रियाज। हाँ भाई। एक काम कर, तू मेरी गाड़ी लेकर आ जा। ठीक है। जा 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 जा, हाँ। जल्दी। हम लोग फोन यहीं छोड़कर जाएंगे। चल। ये तब हुआ जब सुलेमान और महेश माल डिलीवर करके वापस लौट रहे थे और उनकी गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गई।
साला चिरकुट, मेरे पे चिल्लाएगा? चल चिल्ला, चल चल चिल्ला ना। महेश, 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 तू पागल है? दिमाग खराब हो गया तेरा? भाईजान बेहोश है भी वो। बेहोश है? कितनी बार बोला तुझे दिमाग ठंडा रखा कर। भाईजान गलती हो गई, पता नहीं कब दिमाग घूम गया मेरा। मेरे को लगता है हॉस्पिटल ले जाएंगे तो बच जाओगे। लेकिन हम नहीं बचेंगे। अस्पताल में बहुत से जवाब देने पड़ेंगे और अगर ये हॉस्पिटल में मर गया ना तो बहुत सारे इल्जाम हमारे सर पे आ जाएंगे। तो फारूक भाई क्या करेंगे हम लोग? और भाई रास्ता सुनसान, इधर कोई आता था भी नहीं है, तो इसे यहीं छोड़ देते ना। तुझे भी यहीं छोड़ दे क्या? सोचने दे, हमें सोचने दे क्या करना है। ये एरिया से काम कर, टायर चेंज कर, जा उसकी मदद कर जा। फारूक, किया सुलेमान ने, भुगतना हमें भी पड़ेगा। हमारे तो धंधे पे भी असर पड़ेगा। इसे यहीं छोड़ दे, काफी सुनसान इलाका है, पता नहीं चलेगा। हाँ, ये साइड रोड है, कोई लाइट भी नहीं है, वैसे भी बचना तो है नहीं। फारूक भाई, टायर बदली हो गया। जब तुम लोगों ने उसे रास्ते के बीच लिटाया तब वो जिंदा था? मैं 12 साल से यहीं ड्यूटी कर रहा हूँ, आप बताइए क्या बात है? जी ये 10 साल पुराना केस है, घटना 2005 में घटी थी। क्या ये केस इसी पुलिस स्टेशन का था? जी घटना जहाँ हुई है वो आप ही के जुरिस्डिक्शन में आता है। क्या केस था, डिटेल्स देंगे? सर अदुल्का पुलिस स्टेशन को महेश की लाश उसी सड़क पर पड़ी हुई मिली। कई सारे गाड़ियों ने कुचला उसकी लाश को। किसी राहगीर की नज़र पड़ी तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो महेश की लाश का उन्होंने क्या किया? सर 2 दिन तक बॉडी मॉर्ग में थी, फिर जब किसी ने क्लेम नहीं किया तो पुलिस ने खुद ही दाह संस्कार कर दिया। किसी ने क्लेम नहीं किया? उन्होंने सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया था, महेश के डिटेल्स दिए थे? सर इंस्पेक्टर गावड़े जो उस वक्त भी उस थाने के इंचार्ज थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने हर थाने में इन्फॉर्म किया था, लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो क्रिमेशन के बाद उन्होंने महेश के कपड़े उसी पुलिस स्टेशन की प्रॉपर्टी रूम में जमा कराए थे। जमा करवाए थे तो आज भी वही होंगे। राजन कलेक्ट करवाओ। हेलो, यही कमीज पहन के निकला था उस दिन काम पर जाने को। कैसे भूल सकते हैं हम वो सुबह? सत्यपाल जी, रिपोर्ट लिखवाते वक्त आपने जो ब्यौरा दिया था ये कपड़े उससे मैच होते हैं, फिर भी हमने सोचा एक बार आपसे भी पूछ लें। हाँ, महेश जिस दिन 12 अप्रैल को घर से निकला था उसे उसी दिन मार दिया गया था। सुलेमान अंसारी ने मार डाला उसे। फारूक सिद्दीकी, नसीम कुरैशी, रियाज, ये सब इस बात से वाकिफ थे। मुझे बेहद अफसोस है कि सच का पता लगाने में हमने बहुत ज़्यादा ही वक्त लगा दिया। आई एम रियली सॉरी। आ सकते हैं, बोलो। मीना, बिटिया चाय चढ़ा दे, तेरे बाबूजी के आने का वक्त हो गया है। जी माई।
लो बाबूजी, चाय लीजिए बाबूजी। आप चाय काहे नहीं ले रहे हैं बाबूजी? क्या हुआ? क्या बात है? सत्या का फोन था, उसको पुलिस थाने से फोन आया था। ये ले पैसे, आज से किताब कलम जो भी लेना हो हमसे कह देना। शहर जाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, तुम्हारी और बाबूजी की भी मदद कर पाएंगे। अम्मी, अम्मी पुलिस क्यों आई थी यहाँ पर? अम्मी तुम कुछ बताती क्यों नहीं? अम्मी कुछ तो बोलो, पुलिस क्यों आई थी यहाँ पर? तेरे अब्बू का पता चल गया। अब्बू? कहाँ है अब्बू? जेल में। जेल में? पर ऐसा क्या किया अब्बू ने? सर फारूक, रियाज और सुलेमान की स्टेटमेंट्स ले ली हैं। नसीम की स्टेटमेंट से मैच हो रही है। फरार होने के बाद नसीम 4 साल तक हरियाणा में रहा, वहीं उसने शादी की और फिर अपनी बीवी के साथ सनबाग टेकरी में आके बस गई। नसीम के दोनों मोबाइल फ़ोन्स की कॉल डिटेल्स भी उसकी स्टेटमेंट के साथ अटैच करो, और फारूक के भी। एक तगड़ी चार्जशीट बनाओ राजन। इस केस को सॉल्व होने में 10 साल लग गए, अब सज़ा होने में देर नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। राजन, इस केस में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत गलतियां हुई हैं। एक थाने में महेश के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई जाती है और उसी स्टेट के दूसरे थाने को उसकी लाश मिलती है। जरा सा भी कोऑर्डिनेशन होता तो महेश के गुमशुदा होने की ये गुत्थी उसी वक्त सुलझ गई होती। एक बेकसूर परिवार अपने बेटे के लौटने की झूठी उम्मीद में इतने साल न तड़पता, और कसूरवार लोग इतने बरस तक खुले न घूमते। सही कह रहे हैं सर आप, ये कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है, कई बार ये गलतियां हुई हैं। इसे सुधारना होगा राजन। एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस इस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से 10 साल तक खिंच गया। और सर उस नसीम को भी ढूंढने की इतने साल में कोई कोशिश नहीं हुई, सिर्फ उसकी बीवी का स्टेटमेंट लेके इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी गई। सही कह रहे हो। मैं उम्मीद रखता हूँ हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इस केस में हुई गलतियों से कोई ना कोई सबक लेगा। राइट सर। नसीम कुरैशी, फारूक सिद्दीकी, सुलेमान अंसारी और रियाज बेग पर लापरवाही के कारण हुई मौत के लिए आईपीसी की धारा 304A और एक ही मंशा से कार्य करने के लिए धारा 34 लगाई गई है। इसके अलावा पुलिस ने हत्या की धारा 302 भी लगाई है। केस को सही क्लोजर तब मिलेगा जब ये केस कोर्ट में ट्रायल के लिए आएगा और आरोपियों को सजा मिलेगी। लेकिन सराहनीय बात यह है कि क्राइम ब्रांच के दृढ़ निश्चय और प्रयासों की वजह से सालों से धूल में दफन ये अनसुलझा हुआ केस आखिरकार सुलझ गया। एक लंबे इंतजार के बाद ही सही इस केस को एक किस्म का समापन मिला। एक 15 साल का मेहनती लड़का जो अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व, ज्यादा समझदार था, वो गांव से शहर ये अरमान लेकर आया था कि अपने परिवार का सहारा बनेगा। लेकिन महेश की बदकिस्मती कि उसके सीनियर साथी कर्मचारी सुलेमान ने उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। उसे कदम कदम पर डांट फटकार, अपमान और शोषण सहना पड़ा, और एक दिन ये अमानवीय बर्ताव अपनी सारी सीमाएं लांघ गया और महेश की जिंदगी को मौत की चौखट पर ले गया। महेश के मालिकों ने भी अपनी सो कॉल्ड इज्जत बचाना महेश की जान बचाने से ज्यादा जरूरी समझा और उसे रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया। मुजरिमों को लगा था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे और 10 सालों तक उनका यह भ्रम बना भी रहा, पर आखिरकार यह भ्रम टूटा। हर मुजरिम की तरह उनका चेहरा भी बेनकाब हुआ। कहते हैं कि कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, कोई भी शख्स एक्सपर्ट वक्त और अनुभव के बाद ही बनता है। अपने क्षेत्र में माहिर और तजुर्बेकार कहलाने वाले कभी ना कभी फ्रेशर्स ही होते हैं, अपने किसी सीनियर के हाथ के नीचे काम करके ही तैयार हुए होते हैं। दफ्तर हो या कारखाना, बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी, ये बेहद जरूरी है कि उस जगह के मालिक या सीनियर्स नए भर्ती हुए लोगों के साथ सही बर्ताव करें, उनकी दिक्कतों को समझें, उनको सही सलाह दें, उनकी मदद करें।
और उन्हें अपने आप को साबित करने का मौका और मोटिवेशन दें। अगर कोई अपने नीचे काम कर रहे शख्स के काम से संतुष्ट नहीं है, वो शख्स उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो बेहतर होगा कि अदब और विनम्रता के साथ उस शख्स को इस बात से वाकिफ कराया जाए और रिस्पेक्ट के साथ उसे जाने को कहा जाए। अपने नीचे काम करने वाले इंसान का दमन करना, शोषण करना अनैतिक ही नहीं बल्कि अमानवीय है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।